और चलो सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो जल्दी से लाइव आइए, जो अभी तक लाइव नहीं आए। अभय जी आ चुके हैं, अक्षराज आ चुके हैं, अनीश आ चुके हैं, संदीप कुमार, हिमांशी शुक्ला आ चुकी हैं, प्रियंका आ चुकी हैं, शायद खान, सदरिय आलम, राहुल मिश्रा, शुभम कुमार, ज्योति जांगीड़, ओके, पूनम राखीवाला। चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? रोहित राजकुमार जी गुड इवनिंग बेटा। रोहित अटल गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? एक कह रहे मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं स्क्रीन पे हूं, मैं दिखाई नहीं दे रही इतनी बड़ी सी। हाँ चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। कल आपके बैच में क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है। आप अभी भी देख रहे होंगे मेरी आवाज थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही होगी, है ना? ठीक है, तो कल आपके बैच में क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कल बहुत ज्यादा जुकाम था, गले वाला पार्ट पूरा चौक हो रखा था, आवाज निकल नहीं रही थी, इसलिए मेरी कल क्लास नहीं हो पाई। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करना है क्योंकि लास्ट क्लास में हमारा एक पुराना चैप्टर फिनिश हो गया था। ठीक है, चलो रोहित राज हिस्ट्री की क्लास, ठीक है हम बोल देंगे, हम देखेंगे रोहित राज इस पर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास, की जाए स्टार्ट। मैम एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर रात को 10 बजे ओपन नहीं हुआ था बेटा, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की टाइमिंग थी उसमें। और इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था जीडी के पेपर में, हमने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन एक साथ डाल दिए थे क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज होती है ना, आपको एक चूज करनी होती है। एक्चुअली थोड़ा सा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हल्का सा थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। एक कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री की क्लास कब से होंगी? बहुत जल्दी हो जाएंगी, आफ्टर दिवाली। अब तो दिवाली के बाद डेली आपका केमिस्ट्री का एक क्लास डेली होने वाला है। मैंने प्लान किया है कि दिवाली के बाद आपका एक टाइम पर आपका केमिस्ट्री की क्लास चलाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। हाँ मैम टेस्ट कब होते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। कैसी बातें करते हो यार, टेस्ट का आपको मालूम ही नहीं चलता है? टेस्ट का मैं पूरा अनाउंस करती हूँ हर जगह, मैं अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे हर जगह मैं अपडेट भी करती हूँ, उसके बाद भी आपको मालूम नहीं चलता है तो फिर वो तो आपकी प्रॉब्लम है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। फिर देखा करो आप थोड़ा सा। हाँ जी, दिवाली के बाद केमिस्ट्री की क्लासेस आपके बैच में स्टार्ट कर दी जाएंगी, है ना? चलो क्या मेरा कमेंट नहीं जा रहा है? विपुल कुमार बिल्कुल कमेंट जा रहा है। एक कह रहे हैं राहुल जी क्या ये लाइव क्लास है? बिल्कुल ये लाइव क्लास है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मेरी घड़ी थोड़ी सी बंद हो गई, मैं आज आपको डेट बता देती हूँ। आज है 26 अक्टूबर, 26 है ना, 26 अक्टूबर है, ट्यूसडे या मंगलवार है। अब बताइए फिर भी लाइव क्लास आपको नहीं यकीन हो रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज से मैंने जैसा आपको कहा था कि एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और कौन सा चैप्टर? एक ऐसा चैप्टर जिसके वनडे एग्जाम्स में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा वो कौन सा चैप्टर है? उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज ऐसा चैप्टर है बच्चों, कोई भी, अच्छा आप लोगों से एक चीज शेयर करनी है, चलो बाकी सब भाड़ में जान दो, पढ़ते रहेंगे। पहले कल पीसीएस का एग्जाम हुआ और उसके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे क्योंकि आपके बैच में तो मैं पूछ सकती हूँ। क्यों पूछ सकती हूँ? क्योंकि हाँ जी पाकिस्तान जीत गया मैच। बड़ी दुख की बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक दिन तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में ही हो चली गई थी पूरी, लेकिन कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ डे दो टीम है तो एक को जीतना है, एक को हारना है। कभी तो पड़ोसी देश को भी जीतना चाहिए ना, नहीं तो आदत कैसे लगेगी जीत की, बेचारे कब से हारते रहेंगे। सुनो प्यारे बच्चों, चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, कोई ऐसा बच्चा जिसने एग्जाम दिया हो? पहले बताओ कोई ऐसा बच्चा है आपकी क्लास में जिसने एग्जाम दिया हो? अब मैं आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस के पेपर क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों से पूछूंगी, अगर गलत बताया ना, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको, आप लोग तो आंसर कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं। चलो आइए फिर स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चंस। यहां से आपसे डिस्कस करना चाहती हूं मैं। आइए चलो स्टार्ट करें फिर। देखो 2-4 क्वेश्चन है जो आप पढ़ाए हुए आप पढ़ा भी सकते हो। देखो जब मैंने आपको करवाया होगा ग्लूकोज का लेवल, तो मैंने आपको हमेशा बताया होगा कि हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ज्यादा होता है, तब उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और ग्लूकोज कम होता है उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आया कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसे कॉमनली किस में एक्सप्रेस करते हैं? अच्छा ऐसे ना मजा नहीं आएगा, मैं इनको टाइप करवा के लाती हूँ कल आपके क्लास में, छोड़ो
ऐसे पूछूंगी तो मजा नहीं आएगा आप लोगों से। आज यही पढ़ो क्योंकि टाइप ज्यादा क्वेश्चन है। देखो मेरे पास 3 एग्जाम के क्वेश्चन हो गए। एक अभी पेपर हुआ था पटवारी का राजस्थान में, उसके सारे साइंस के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, कल आपकी क्लास में डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। मैं टाइप करवा लेती हूँ, ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, है ना। दूसरा पटवारी के साथ यूपी पीसीएस। देखो अगर पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चन दे रहे हो ना, अच्छे से लगा रहे हो आप, तो समझ लो आपके लिए छोटे मोटे एग्जाम तो हलवा ही है। एक अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, है ना। इन तीनों एग्जाम के मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं सारे, मैं आज टाइप करवाती हूँ टाइपिस्ट से। ऐसे मोबाइल से पढ़ने में ना मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग कल बताओगे, आंसर दोगे, और फिर आपसे जो नहीं होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। डिस्कस करने का रीजन यही है कि भैया आपको मालूम तो चले कि कौन से एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप जो पढ़ रहे हो, आपकी मैडम जो पढ़ा रही है, आपके सर जो पढ़ा रहे हैं, वो आप लोगों के काम का है या नहीं है। एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। शायद आप ऐसे, इसलिए मैं आपको कल ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगी। कल बताऊंगी बेटा आप लोगों को कि मजाक नहीं होता है। कुछ बहुत लोग बोलते हैं ना कि इतना डिटेल में किस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कल आपको मालूम चलेगा। चलो तो आज मैं टाइप करवा लेती हूँ थोड़े से, और कल मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके क्लास में। अगर आप पीसीएस के एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो, तो जीडीवीडी एग्जाम तो छोटे मोटे एग्जाम है, आप ऐसे ही टिक करके आ जाओगे, इनमें कोई लेवल नहीं आता है क्वेश्चन का। एक मैम मैंने तो, अच्छा ठीक है, हाँ क्वालिटी का ऑप्शन बहुत जल्दी हो जाएगा मैम। टेस्ट सीरीज, चलो पहले क्लास पढ़ते हैं, फिर क्लास के लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बात बताएंगे। आओ यहां पर, चलो पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास में ये सारे एग्जाम के मुझे पेपर डिस्कस करने हैं आपसे। साइंस का क्वेश्चन वाला सारा पार्ट मुझे करवाना है। चलो ठीक है, याद हो रहेगा मुझे। आओ आज से नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन डिजीज, हिंदी में इसे बोलते हैं, ह्यूमन का मतलब होता है मानव रोग। अब कभी कभी मैं पढ़ा जाती हूँ ह्यूमन डिजीज, और 2-3 बच्चों के फोन आते हैं, मैम ने तो एनिमल डिजीज करवाई नहीं। अरे उल्लू, एनिमल डिजीज लिखा हुआ आपके सिलेबस में या लिखा हुआ ह्यूमन डिजीज, बात एक ही है। आपको एनिमल में ह्यूमन डिजीज ही पढ़नी है। तो चाहे आप चैप्टर को नाम दे दो एनिमल डिजीज, और चाहे आप बोल दो ह्यूमन डिजीज, बात एक ही है, ठीक है। मानव रोग या जंतु रोग, अब एनिमल में हमें ह्यूमंस के पढ़ने होते हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन डिजीज की, सबसे पहले डिजीज होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिजीज, रोग क्या है, बीमारी क्या है। रोग या बीमारी किसी भी टाइप का हो सकता है। देखो बच्चों, WHO क्या कहता है। आप WHO की फुल फॉर्म तो जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर कहां है, कब स्टैब्लिश किया गया, ये सारी चीजें तो आप करंट अफेयर में पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मानना है कि कोई एक इंसान तभी फिट है जब वो मेंटली फिट है। मेंटली का मतलब है मानसिक तौर पे, फिजिकली का मतलब है शारीरिक तरीके से, फिजिकली का मतलब है शारीरिक रूप से, प्लस सोशियली, और सोशियली का मतलब है सामाजिक तरीके से। कहने का मतलब है WHO कहता है एक इंसान तभी फिट है जब वो एक तो मानसिक तौर पे वो उसको कोई बीमारी ना हो, दूसरा शारीरिक रूप से उसे कोई बीमारी ना हो, और सामाजिक तरीके से भी कोई बीमारी ना हो। इन तीनों में से अगर कोई भी बीमारी नहीं है तब आप 100% फिट हैं, आपको कोई रोग, आपको बीमारी नहीं है। लेकिन अगर तीनों में से किसी भी तरीके का आपके अंदर कोई भी डिसऑर्डर पैदा हुआ है, कोई भी विकार पैदा हुआ है, तो आपको कोई ना कोई बीमारी है। मेंटली का मतलब है मानसिक तौर पे आपका दिमाग ठीक है, सोचने की, समझने की, बोलने की सारी क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, आपका दिमाग बहुत बढ़िया तरीके से मैच्योर हुआ है, आप मंद बुद्धि के नहीं हो। फिजिकली का मतलब है आपके हाथ, पांव, नाक, कान, गला, लीवर, पैनक्रियाज, सारे ऑर्गन्स आपके ठीक हैं, फिजिकल तरीके से आप एकदम ठीक हैं। सोशली का मतलब, आप कहोगे मैम सोशली तरीके से बीमार हो सकते हैं लोग। यस, कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक पे जाकर किसी को गाली दे देते हैं, तो भैया वो बीमार है दिमाग से, वो सोशली तरीके से कमजोर हैं वो, ठीक है। सोशली का मतलब है आपकी वजह से किसी और इंसान का प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को कोई अपशब्द तो नहीं बोल दिए हैं, आपको किसी टाइप का डिप्रेशन तो नहीं है, उस डिप्रेशन में आपने सामने वाले को, आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, उसको हानि पहुंच गई, आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, तो उसमें आपने किसी इंसान को कुछ कर दिया, तो इसका मतलब आप मेंटली फिट नहीं है। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप सोशली भी फिट रहेंगे,
ठीक है। तो सामाजिक रूप से भी आपको फिट होना पड़ेगा, समाज में भी आपको अपने अच्छे तरीके से अपने विचार को प्रकट करना पड़ेगा और आपके विचारों की वजह से किसी और को हानि ना पहुंच रही है, तब आप सोशली फिट हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो WHO कहता है मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट हैं तो आप फिट हैं। अब अगर इन तीनों में आपको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो आपको कोई ना कोई डिजीज है, कोई आपको बीमारी है, कोई आपको रोग है। अब रोग की डेफिनेशन क्या होगी? रोग की डेफिनेशन यही है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर मेंटली, फिजिकली, सोशली आपके बॉडी में या आपकी बोलचाल में या आपकी हलचल में आप में कोई पैदा हो गया, तो उसी को डिजीज, उसी सिम्टम को डिजीज या रोग बोल दिया गया है। अब ये डिजीज क्या है? ये डिजीज दो टाइप से हो सकती है। पहले मैं ओवरव्यू बता रही हूं, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। बीमारियां बच्चों दो प्रकार से हो सकती हैं। कैसे कैसे? एक बीमारी होती है जिनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, या हम इन्हें दूसरा बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज। हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिक रोग। जेनेटिक डिसऑर्डर लिखिएगा या आप लिख सकते हो बच्चों हेरिडिटरी डिजीज, बात एक ही है। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? जेनेटिक डिजीज ऐसी कोई बीमारी जो आपको बाय बर्थ मिली हो। बाय बर्थ का मतलब है जब आपका जन्म हुआ तो जन्म होने के साथ एक बीमारी का भी जन्म हो गया। आपको बीमारी नहीं बोल रही हूं मैं, आपके साथ एक बीमारी पैदा हुई है। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही आपके अंदर कोई बीमारी आ गई, उस बीमारी को जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। अब इसमें आपकी क्या गलती है? आपका जैसे जन्म हुआ आपके साथ बीमारी आ गई, आपकी गलती नहीं है, आपको ये पिछली जनरेशन से मिली है। ऐसी कोई बीमारी जो आपको लास्ट जनरेशन से मिली है, पिछली पीढ़ी से मिली है और जन्म के साथ आ गई, उसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं। उसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं, जो जन्म के साथ आई और पिछली पीढ़ी से आ गई। अब आपसे आपकी पीढ़ी में जाएगी, आपके बच्चों से आपके बच्चों उनके बच्चों में जाएगी। तो ऐसी कोई भी बीमारी आप बताओगे बेटा जो आपके जन्म के साथ हुई और पिछली पीढ़ी से मिली और वो आगे से आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगी, उसे हम जेनेटिक डिजीज, उसे हम आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक बीमारी का नाम देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैम ये कैसे हो जाती हैं जेनेटिक डिजीज, ये आनुवंशिक रोग कैसे हो जाते हैं? तो बच्चा जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या? चलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या गायब हो गया है? मैम वॉइस थोड़ा पीछे चल रहा है साउंड से। अच्छा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है क्या वॉइस पीछे चल रही हो? एक बार देख लीजिए। हाँ चलो, नाम नहीं बताने अभी, जेनेटिक डिजीज के नाम नहीं बताने, मैं बताऊंगी आपको, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो अब सुनो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैम कैसे होती है ये जेनेटिक डिजीज? बच्चों जब भी किसी इंसान जो इंसान माँ के पेट में है, अभी उसकी बात कर रहे हो, जब आप माँ के पेट में थे उस समय आपकी सेल के किसी क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कोई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो गई हो, उसके जीन में कुछ गड़बड़ हो गई हो, या उनकी सेल्स में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से होने वाले परिवर्तन, जिसे आप उत्परिवर्तन का नाम देते हो। जिस इंसान के अंदर ये जेनेटिक डिजीज आई होगी, उस इंसान की या तो सेल के जीन में कोई प्रॉब्लम हुई, वो जीन अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाया, या उसके क्रोमोसोम में गुणसूत्रों में कुछ दिक्कत हुई और उन गुणसूत्रों के ऊपर कुछ बीमारी आई है, पीछे से कोई अलग टाइप का कैरेक्टर लेकर आ गई है जीन और क्रोमोसोम, या उसके सेल में कोई म्यूटेशन हो गया, सडनली कुछ परिवर्तन हो गया। तो ये तीन रीजन हैं जिसकी वजह से जो बच्चा जन्म लेगा उसके साथ कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी आएंगे, आनुवंशिक रोग भी आएंगे। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जेनेटिक डिजीज क्यों बनती है, क्या रीजन है, तो वहां पर इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अब आइए दूसरी तरफ, एक होगी जेनेटिक डिजीज की कैटेगरी, दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब क्या हो गया? अर्जित रोग। अर्जित का मतलब है
ऐसी बीमारी जो आपको बाय बर्थ नहीं मिली है, लेकिन आपने अपनी सराउंडिंग से एक्वायर की है। अपने चारों तरफ का जो वातावरण है, उस वातावरण से आपने अर्जित कर ली, अर्न कर ली उसे। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं हम? इसे एक्वायर्ड डिजीज, जो बाय बर्थ नहीं थी, जन्म हुआ तब नहीं थी, लेकिन जन्म के बाद हो सकती है, 2 घंटे बाद हो सकती है, 4 घंटे बाद हो सकती है, 4 दिन बाद हो सकती है, 4 साल बाद होती है, 40 साल बाद हो सकती है आपको। तो ऐसा कोई बीमारी जो आपके चारों तरफ की सराउंडिंग से, आपके खाने से, पीने से, कैसा खा रहे हो, कैसा पहन रहे हो, पहनने का मतलब ही नहीं अच्छे कपड़े पहनने से बीमारी नहीं होती, कपड़ा धुला हुआ नहीं पहन रहे हो तो कुछ फफूद वफूद लग गया, उससे आपकी स्किन में कुछ इचिंग होने लग गई, रिंग वॉर्म दाद बन गया उससे, पानी खराब पी रहे हो, खाना खराब खा रहे हो, कुछ गलत एनवायरनमेंट में चले गए हो। गलत एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? सर्दी थी अचानक से गर्मी वाली जगह चले गए, या गर्मी थी अचानक से ठंड वाली जगह चले गए, तो कोल्ड कफ हो गया। तो ऐसा कोई बीमारी जो आप एक्वायर करते हैं अपने चारों तरफ की सराउंडिंग से, उसे एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब ये एक्वायर्ड डिजीज 2 टाइप से हो सकती है। नंबर 1 पे आएगा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है बच्चों, संक्रामक रोग जो एक इंसान को हो गया तो उसके बगल में बैठने वाले इंसान को भी हो जाएगा। जिस इंसान को है, अगर आपने उसका जूठा खा लिया, आपने जूठा पानी पी लिया, उसके साथ रहे, तो आपको भी हो जाएगा। एक इंसान से दूसरे इंसान में, तीसरे इंसान से चेन बनकर जो बीमारियां फैलती हैं, उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, उन्हें कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अब मैं क्या ही बताऊं, कोरोना का ही है। आप खुद ले लो, चाइना में फिर से कोरोना लौट आया है। चाइना में डेल्टा वायरस ने फिर से तबाही मचाना स्टार्ट कर दी है। वहां के स्कूल, कॉलेज, सब कुछ, फ्लाइट वगैरह सब बंद हो गए हैं। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट सही समय पर अगर डिसीजन नहीं लेती है, चाइना वगैरह की फ्लाइट कैंसिल नहीं करती है, वहां के लोगों को यहां से आने से मना करती हैं, तो हमारा वही हाल हो जाएगा जो लास्ट ईयर था, फरवरी मार्च में। मार्च और अप्रैल कितना टफ महीने थे 2, तो सेम वापस वही समय आ रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है जो आगे से आगे किसी ना किसी इंसान को फैला दे एक तो। और दूसरा अगर कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब दूसरा क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपके अंदर बाहर से कोई वेक्टर आया, आपके अंदर बाहर से कोई वेक्टर आया। वेक्टर का मतलब होता है वाहक। अब बच्चों, वेक्टर क्या होता है? बहुत बार आपने बायोलॉजी में सुना होगा कि व्हाट इज द वेक्टर। अभी आया पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक बीमारी है जिसका वेक्टर मच्छर नहीं है, ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन। कल आपको मालूम भी चल जाएगा, है ना। तो आपसे पूछा है कि कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग क्या होते हैं। कोई बाहर से कोई एक ऐसा वेक्टर आया, मेरे बॉडी के अंदर आया, और वो अपने अंदर पैथोजन को ले आया। बच्चा, 2 चीजें होती हैं। एक होता है पैथोजन, जिसका मतलब होता है रोगजनक, जो रोग को जन्म दे, जो बीमारी करता है, वो पैथोजन कहलाता है। और जो बीमारी फैलाता है अपने अंदर, इस पैथोजन को लेकर घूमता है, उसे वेक्टर, उसे वाहक कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। कुत्ते ने काटा, कुत्ता एक वेक्टर है बेचारा, वाहक है, लेकिन कुत्ते के अंदर एक वायरस है, रैबिडा वायरस, वो क्या हो गया, पैथोजन। तो कुत्ता तो बेचारा वेक्टर है एक, उस कुत्ते के अंदर रैबिडा वायरस घूम रहा है। तो जैसे ही कुत्ते ने काटा तो रैबिडा वायरस हमारे बॉडी में आ गया, उसने हमें इन्फेक्शन कर दिया। तो वेक्टर का मतलब है जो अपने अंदर किसको लेकर घूमे, पैथोजन को लेकर घूमे। तो ऐसी बीमारियां जो वेक्टर के थ्रू होती हैं, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, दिस ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज, एंड ये सब वेक्टर से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। दूसरा इधर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग का मतलब क्या हो गया? एक तो बच्चा, असंक्रामक का मतलब ये हो गया कि ऐसी बीमारियां जो एक इंसान को है तो वो उसी में है, आप में नहीं आएंगी। आप उसके साथ बैठ रहे हो, उसका जूठा खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप उसके साथ बैठ के, आपके अंदर नहीं आ रही है। उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, आप सब समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल कैंसर। कैंसर, अगर किसी इंसान को कैंसर हुआ है
तो क्या उसके पास बैठोगे तो आपको हो जाएगा क्या? नहीं। और क्या कैंसर वेक्टर के थ्रू होता है? क्या कैंसर कोई मच्छर फैलाता है, कोई मक्खी फैलाती है? नहीं। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंस्ड वाली बीमारियां होती हैं। गोइटर, जैसे गोइटर इसका एग्जाम्पल हो गया। गोइटर का मतलब होता है घेंगा रोग। हार्मोन कम ज्यादा होते हैं उस समय जो हमें बीमारियां होती हैं वो भी यही आएंगी। ठीक है। तो ऐसी कोई बीमारी जो वेक्टर के थ्रू नहीं आई है, वाहक के थ्रू नहीं आई है, हमारे बॉडी में कोई मिनरल, कोई हार्मोन कम ज्यादा होने से या हमारी सेल्स में कोई म्यूटेशन होने से पैदा होगी, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे मीना माटा रोग कब होता है? जब आप ज्यादा मरकरी के लेड के पार्टिकल्स खा लेते हैं तो मीना माटा हो जाता है। कैडमियम ज्यादा लोगे, इटाई इटाई हो जाएगा, है ना। आयोडीन की कमी हुई, घेंगा रोग हो जाएगा। हार्मोन की कमी हुई तो बीमारियां हो जाती हैं। तो वो सब हम यहां पढ़ने वाले हैं। और कम्युनिकेबल का मतलब क्या हो गया? जो वेक्टर के थ्रू हो, जो वाहक के थ्रू हो। अब कम्युनिकेबल डिजीज 4 टाइप से हो सकती है, आगे आप डिवाइड करोगे। कम्युनिकेबल डिजीज 4 टाइप से हो सकती है। नंबर 1 पे आएंगी बैक्टीरियल डिजीज। नंबर 1 पे लिखिएगा बैक्टीरियल डिजीज। ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं, जीवाणु जनित रोग। ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया के थ्रू हमारे बॉडी में आया। बाहर से बैक्टीरिया आया, हमें बीमारी कर गया। अब कौन कौन सी होती है वो सब पढ़नी पड़ेंगी हमें। नेक्स्ट लिखेंगे वायरस डिजीज या वायरल डिजीज, लिख दो, बात एक ही है। ऐसी बीमारियां जो वायरस फैलाता है, विषाणु जनित रोग। जैसे आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस का, इससे बड़ा एग्जाम्पल तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आप लिखोगे बैक्टीरियल वायरस प्रोटोजोनल डिजीज। प्रोटोजोनल डिजीज, अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग, जो प्रोटोजोआ की इंफेक्शन से होती है। और लास्ट लिखिएगा फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, कवक जनित बीमारियां। फंगल डिजीज, कवक जनित रोग, ये होगी सारी बीमारियां। ये बीमारियां वेक्टर के थ्रू आती हैं, इसलिए आप बताओगे बेटा दीज ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज। तो घबराना नहीं है, ये सब हमें पढ़ना है। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मैं कुछ ऐसी इमेज दिखाऊंगी, कुछ ऐसी फोटोज दिखाऊंगी जो आप लोग देखकर घबरा भी सकते हो, लेकिन घबराना नहीं है। वो बीमारी है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मेरा ड्यूटी है। ऐसा मत सोचिए कि मैम कैसी कैसी इमेजेस ला रही हैं, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा दिल पक्का करके पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज, फंगल डिजीज। अब वापस से पूरा एक फ्लो चार्ट वापस खोज लेते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या बीमारियां पढ़ेंगे। देखो, यहां पर पढ़ेंगे ऐसी बीमारियां जो हमें लास्ट जनरेशन से मिल रही हैं, दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर। यहां क्या पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज में? जो वेक्टर के थ्रू आई है, वाहक के थ्रू आई है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोनल, फंगल। यहां पढ़ेंगे हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी से, किसी चीज के ज्यादा होने से बीमारियां हो जाती हैं, वो यहां पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज, ये पहले पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा है ये। ठीक है। तो 1 नंबर पे डाल के लिखिएगा कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग। और उसमें भी कौन सी? पहले पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, पहले पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में आपको बातें बताना चाहती हूं जो एग्जाम में आती है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, मुझे ये बताओ, क्या सारे बैक्टीरिया खराब होते हैं? हाँ, क्या सारे बैक्टीरिया खराब होते हैं? नहीं होते हैं। अगर सारे बैक्टीरिया खराब होते तो दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्यों खाते हो आप फिर? नहीं, कुछ अच्छी बैक्टीरिया होती है, कुछ खराब बैक्टीरिया होती है। देयर आर सम गुड बैक्टीरियाज एंड देयर आर सम बैड बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे का मतलब है जो हमें बीमारी ना करे, बाकी जो कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं है। और बुरे का मतलब जो हमें बीमारी करता है, और बाकी क्या करता है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, वायरस हमेशा ही खराब होते हैं।
वायरस कभी अच्छे नहीं होते हैं, ये तो बैड ही होते हैं, तो खराब ही होते हैं। लेकिन वायरस कुछ सर्टन वायरस तो हमेशा खराब होते हैं, लेकिन कुछ सर्टन बैक्टीरियाज अच्छी भी होती हैं। जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होती हैं, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो आगे पढ़ाऊंगी। इकोलाई बैक्टीरियाज होती है, वो अच्छी होती हैं। तो बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन वायरस हमेशा ही खराब होते हैं, ये अच्छे ही नहीं होते हैं कभी। अब जब मैं बैक्टीरिया की बात करती हूं तो बच्चों कुछ बातें सुनते जाइएगा, क्योंकि जो एग्जाम में आती है सिर्फ वो बताऊंगी मैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीव है, इतने छोटे जीव जिन्हें आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कभी बैक्टीरिया देखा है? इस कमरे में पता नहीं न जाने कितने हजारों बैक्टीरिया होंगे, लेकिन मुझे थोड़ी दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोब है। क्या मैम बैक्टीरिया लिविंग है? यस, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, बैक्टीरिया के अंदर सेल होती है तो हमें बैक्टीरिया को लिविंग बोलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, इसे सजीव बोलना पड़ेगा। लेकिन कैसा लिविंग? ये एक लोअर क्लास एनिमल माने जाते हैं। एक होते हैं अपर क्लास के एनिमल, जैसे हम लोग हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी प्लांट, हम लोग होते हैं अपर क्लास के एनिमल्स। जिनकी सेल बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई वो अपर क्लास के एनिमल हैं। जिनकी सेल ज्यादा मैच्योर नहीं हो पाई, विकसित नहीं हो पाई, उसे क्या बोलते हैं? आप बताओगे, लोअर क्लास एनिमल बोलते हैं। तो बैक्टीरिया लिविंग है, सजीव है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल होता है बेटा, इसलिए बैक्टीरिया लिविंग है। दूसरा रीजन क्या है बैक्टीरिया को लिविंग कहने का? बैक्टीरिया के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, और साइंस यही तो कहती है ऐसा कोई भी जीव जिसके पास आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, और दूसरा आप बता दोगे जिसके पास सेल है, तो वो लिविंग है। तो बोलना पड़ेगा हमें बैक्टीरिया को लिविंग, आपकी मजबूरी है। ठीक है? दिख नहीं रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है? बोर्ड पे तो बिल्कुल सही चल रहा है। ये कौन से महानुभव हैं जो ये कहना चाह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि दिख नहीं रहा है? सारी प्रॉब्लम आपकी क्लास में ही आती है या आप लोग मजे लेने आते हो? कितना क्लियर चल रहा है, सब ओके है, लेकिन आदत पड़ गई है आप लोगों को कमियां निकालने की, है ना? आदत पड़ गई है आप लोगों को कमियां निकालने की। बिल्कुल 100% सही क्लास चल रही है। बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनकी जो सेल है, इनके अंदर सेल होता है और सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए बैक्टीरिया को लिविंग बोलना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओगे कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? मैं पढ़ा चुकी हूं, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हु डिस्कवर फर्स्ट बैक्टीरिया। हाँ जी, बताइएगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी सबसे पहले? बैक्टीरिया की खोज की थी सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ये पढ़ाया था ना मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में। हाँ जी, हाँ, सब कुछ क्लियर चल रहा है, एकदम सब क्लियर है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, ये मैंने पढ़ाया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहला बैक्टीरिया खोजा था। अब आप कहोगे मैम उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उसका नाम नहीं था, बस खोजा था, बैक्टीरिया की सेल देखी थी सबसे पहले। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की, इसीलिए हम बैक्टीरिया, आप जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक हैं, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बेटा ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, फॉर एग्जाम्पल वायरस का मतलब विषाणु, फॉर एग्जाम्पल फंगी, कवक हो गए, ये सब होते हैं माइक्रोब्स। और बायोलॉजी में ना इनकी ब्रांच ही अलग बना दी, और जिस ब्रांच के अंदर हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कवक इन सबको पढ़ते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया नहीं। अरे भाई साहब, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइक्रोबायोलॉजी से एक चैप्टर आता है आपका, यही चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रही हूं, बीमारियों वाला ही, कि कौन सा माइक्रोब कौन सी बीमारी करता है। ठीक है, तो ये किस विज्ञान में पढ़ते हैं हम? सूक्ष्म जीव विज्ञान में, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं हम। वो बायोलॉजी की ब्रांच जो माइक्रोब्स के बारे में बताती है आपको।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आप ध्यान से जरा सुनिएगा, अगला क्या है। देखो बच्चों, जब मैं बात करती हूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल होती हैं, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं। बैक्टीरिया में होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियाज में किस टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल्स होती हैं, इमैच्योर सेल होती है। इमैच्योर का मतलब है ना ही तो इनमें न्यूक्लियस होता है और ना ही इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों चीज पढ़ा चुकी हूं, कोई नई बात नहीं है। तो बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब इनमें इमैच्योर सेल्स हैं, इसीलिए तो बैक्टीरिया को हम लोअर क्लास एनिमल बोलते हैं कि भैया हमसे बहुत नीचे हो तुम लोग, ठीक है। चलो अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये आती है कि जो बैक्टीरियाज होती हैं, उन बैक्टीरियाज की जो सेल है उस सेल के चारों तरफ सेल वॉल लगा हुआ होता है। बैक्टीरिया की सेल के चारों तरफ आपने एक बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया की एक सेल निकाली आपने, तो इसकी सेल के चारों तरफ आपको ऐसे सेल वॉल बना हुआ दिखेगा, कोशिका भित्ति दिखेगा। ये बात मैं आपको पहले पढ़ाया था मैंने कि बैक्टीरिया की सेल के चारों तरफ वॉल बना हुआ होता है, कोशिका भित्ति कहते हैं उसे, सेल वॉल कहते हैं। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, ये भी पढ़ाया था, पेप्टिडोग्लाइकोन। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है, एग्जाम का क्वेश्चन। अब एग्जाम में चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, देखो लैंग्वेज कितने टाइप से आ सकती है। वो कौन से माइक्रोब्स हैं जिनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है, ये लो बैक्टीरिया। वो कौन से माइक्रोब्स हैं जिनकी डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, ये लो। अगला, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने ये भी कहा था कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो एक तो ऐसे स्प्रिंग जैसा गोल होता है, एक तो इनका डीएनए सर्कुलर होता है और दूसरा इनका डीएनए होता है सिंगल हेलिक्स। तो अब जरा बता दो कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जीवाणु का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, गोल और सिंगल हेलिक्स होता है, गोल होगा और एकल कुंडलित होगा, ऐसे स्प्रिंग जैसा घुमा हुआ होगा। नेक्स्ट, अब आप मेरे से पूछोगे क्या मैम बैक्टीरिया में लाइसोसोम होता है, जाओ लिखते जाओ। देखो अगर आपने कोई एक बैक्टीरियल सेल उठाई तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा और क्या क्या नहीं दिखेगा वो सुन लो। अगर आपने कोई बैक्टीरियल सेल उठाई, कोई जीवाणु की कोशिका उठा ली और उस जीवाणु की कोशिका को आपने रख दिया किसके नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो बच्चों देखो क्या क्या दिखेगा, सेल वॉल दिखेगा, यस मैम सेल वॉल इज प्रेजेंट दिखेगा। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट, कोशिका झिल्ली भी दिखेगा। अब बताओ क्या आपको न्यूक्लियस दिखेगा क्या, जल्दी बताओ, न्यूक्लियस केंद्रक दिखेगा, नहीं मैम कैसी बातें कर रही हो, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, बताइए, क्या केंद्रक की झिल्ली दिखेगी, नहीं दिखेगी मैम। क्या आपको जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, यस जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, डीएनए वगैरह दिखेगा इनका क्योंकि होता है इसमें। अगला, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा उसमें, नहीं दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगर मैं पूछूं कि लाइसोसोम दिखेगा, लाइसोसोम्स दिखेंगे, आप कहोगे नहीं दिखेगा मैम। अगर मैं आपसे पूछूं ईआर क्या होता है, फुल फॉर्म लिख दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूं, एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःप्रदव्वी जालिका, अंतःप्रदव्वी जालिका। क्या आपको दिखेगा ईआर, नो नो नेवर, नहीं दिखेगा। क्या आपको गोल्गी बॉडीज दिखेंगे, नहीं दिखेगा। क्या आपको बैक्टीरिया की सेल में गोल्गी बॉडीज दिखेंगे, गोल्जी काय दिखेंगे, नहीं दिखेंगे गोल्जी काय, नहीं दिखेंगे गोल्जी काय। लेकिन याद रखिएगा बैक्टीरिया की सेल में राइबोसोम दिखेंगे, यस मैम राइबोसोम होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, बैक्टीरिया की सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है,
किस प्रकार का? 70S प्रकार का, 70S टाइप का। तो यही तो बैक्टीरिया के कैरेक्टर है। और एक क्वेश्चन और बताया था मैंने, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसे हम कलर करते हैं, उसे हम रंग देते हैं। किस स्ट्रेन से? ग्राम स्ट्रेन से। ग्राम स्ट्रेन एक डाई होती है जिस डाई से किसी भी जीवाणु की कोशिका भित्ति को रंग दिया जाता है। अब रंगने के बाद जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखते हैं, दोज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो पिंक देखते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये लो, ये सारे बैक्टीरिया से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। सबसे छोटी बैक्टीरिया का नाम बताया था, माइकोप्लाज्मा। बताओ, बताया था या नहीं बताया था? सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम पीपीएलओ या एमएलओ। पीपीएलओ या एमएलओ। बस याद रखिएगा, एक पॉइंट और नोट करता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। तो यही तो है बैक्टीरिया। अब आप कहोगे मैम बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? अरे उल्लुओं, मैंने पढ़ाया तो था, बैक्टीरिया का अगर शेप की बात करोगे, आकार की, तो बैक्टीरियाज कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। मतलब इनके अंदर क्या होता है? एक ही सेल है, और एक ही सेल है तो वो यूं रहे, यूं रहे, यूं रहे, कैसे भी रह ले, ये इसकी मर्जी। इसलिए इनका शेप फिक्स नहीं होता है, ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रोड जैसे होते हैं। रोड देखिए आपने, रोड जिससे आप पानी गर्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया लंबे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया चतुर्भुज के आकार के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया रोड शेप के होते हैं। कैसे दिख सकते हैं आपको बैक्टीरिया? कैसे दिख सकते हैं आपको? ठीक है, तो इर्रेगुलर है ये। हाँ जी बेटा, बीपीएससी का बैच है रोशन जी। तो ये बैक्टीरिया के सारे कैरेक्टर हो गए। अब हमें तो ऐसे बैक्टीरिया पढ़ने हैं जो बैक्टीरिया हमारे अंदर बीमारियां करें भाई साहब। बाकी दही वही वाली बैक्टीरिया तो ऐसे ही पढ़ लेते हो, क्वेश्चन वगैरह में पढ़ लेते हो आप। हमें वो पढ़नी है जो हमें बीमारियां करें। और कौन कौन सी बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारी करती हैं? आओ पहले नाम लिखवाओ सारी बीमारियों की जो बैक्टीरिया से होती हैं, है ना। चलो पहले लिख लो, बैक्टीरियल डिजीज के नाम लिखो ताकि आपको आसान लगे याद करना। बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित, ये सारे क्वेश्चन जो पिछली स्लाइड्स में लिखवाए हैं ना, ये सब एग्जाम में आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारे याद करने हैं आपको, ठीक है। चलो अब बैक्टीरियल डिजीज के पहले नाम लिखते हैं हम, जीवाणु जनित। आप लोग कितनी बीमारियां जानते हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन सी बीमारी मैं लिख रही हूं यहां पर, ठीक है। नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट बीमारी है, अब आप बोलोगे बीमारियां भी फेवरेट होती है क्या? फेवरेट नहीं बेटा, वो एग्जाम में ज्यादा आती है। टीबी। टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस। पहले लोगों को लगता था कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में होती है, आजकल टीबी ब्रेन में भी होती है, पांव में, हाथ में, कहीं भी टीबी पकड़ी जाती है, पता है आपको। नेक्स्ट, अगला टीबी के बाद न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की स्पेलिंग बहुत टफ है, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूमोनिया कैसी होती है? ऐसे लिखी जाती है न्यूमोनिया। चलो अगला, अगला बीमारी कौन सा है? सिफिलिस। सिफिलिस, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, अभी तो कैसे लिख लो आगे पीछे, जब ये सारी करवा दूंगी फिर एक ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप सिफिलिस। लेकिन ट्रिक से अच्छा समझ कर याद करोगे, चीजों को रिलेट करके याद करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगली लिखो डिप्थेरिया। डिप्थेरिया मुझे कैसे याद है? ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी, ऐसा थोड़ी है मेरा दिमाग ज्यादा चलता है, आप लोगों से कम चलता है, आप लोगों से कम पढ़ाई करती हूं मैं, कम दिमाग खर्च करती हूं मैं, तो मेरे से ज्यादा दिमाग तो आपका चलता है। अगला लिखोगे उसके बाद टिटनस। टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो भैया, जैसे ही कोई कटता फटता है, लोहे की लगती है, भाग के टिटनस का इंजेक्शन लगवा के लाते हो। अगला प्लेग, काली मौत, इंसान काला पड़ के मर जाता था, प्लेग, चूहा जिसका वेक्टर होता है। उसके बाद लिखेंगे कोलेरा, हेजा, बड़ा चला था इंडिया में, कोलेरा, याद है आप लोगों को हेजा? 2007-8 में जब हम लोग छोटे थे, बड़ा हेजा चला था एक बार, है ना। उसके बाद आती है बेटा डिप्थीरिया लिख दी, लेप्रोसी हो गई। लेप्रोसी जिसे हम बोलते हैं
कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, है ना, ये मेन है। बाकी छोटी मोटी कोई रह जाएगी तो आगे पढ़ा देंगे। ये मेन है बेटा। टाइफाइड लिखो, टाइफाइड भी तो मेन है। टाइफाइड बहुत चल रहा है। लास्ट टू लास्ट मंथ मुझे हुआ था और बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था, है ना। टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार बोलते हैं, ये मेन है आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाली, जो हमसे एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। बाकी कोई छोटी मोटी रहेगी तो वो बाद में देखेंगे, है ना। चलो सुनो, टीबी जिसे हम थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, सुनते ही होंगे आप कि ज्यादा बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, टीबी वगैरह हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं। निमोनिया भी फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन करती है, लेकिन दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। सिफिलिस, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज, सॉरी जेनेटिक नहीं, सॉरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। बताएंगे आगे क्या होता है। डिप्थीरिया की बात करेंगे आगे, क्या होता है डिप्थीरिया। उसके बाद आता है टिटनस। जैसे चाकू से कटा लोहे की लगी तो हम भाग के टिटनस का इंजेक्शन लगवा के आते हैं। प्लेग, काली मौत जिसे कहा गया था, साउथ अफ्रीका साइड में अभी भी बहुत है, चूहा जिसका वेक्टर होता है। कोलेरा, हैजा, खराब खाना खाने से, खराब पानी पीने से हैजा होता था बहुत। उसके बाद लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, स्किन गल जाती है, उंगलियां टूट के नीचे गिर जाती हैं। रात को सोगे 5 उंगली थी, सुबह एक गाय मिलेगी आपको, है ना। चलो उसके बाद टाइफाइड, मियादी बुखार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मेन है। अब आओ सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे। सबसे पहला आप जो बोलोगे टीबी पढ़ लेते हैं। चलो 1 नंबर पे लिखेंगे टीबी। अब देखो नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी, मुझे नंबरिंग नहीं याद रहती है। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, आप अपने आप नंबर कर लगा लीजिएगा प्लीज करके। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, क्षय रोग, टीबी, क्या टीबी बोलते हैं अपन, ट्यूबरकुलोसिस। या कभी कभी लिखा हुआ होता लंग्स ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों का ट्यूबरकुलोसिस। अब तो इसे डिफाइन कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ना पहले फेफड़ों में ही होता था, लेकिन आजकल तो टीबी वाले बैक्टीरिया इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग गए, हाथ में, पांव में, कहीं पर भी हो जाता है टीबी। एक बच्चे ने ट्रिक बताया है, पंडित का टीका न्यू हो बेटी रिया। अच्छा, हो सकता है इसी ट्रिक पे आप याद कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास दूसरी ट्रिक है, बताएंगे आपको, लास्ट में बताएंगे। चलो लंग्स ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाए तब भी आपका सेम नाम होगा, ट्यूबरकुलोसिस। आइए अब हम यहां पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टीबी बीमारी की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है पैथोजन। भैया कौन करता है आपको टीबी, तो वो पैथोजन बन जाता है। रोग जनक, जो रोग को जन्म देता है वो पैथोजन, वो रोग जनक कहलाता है। और रोग को जो जन्म देता है वो एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, नाम लिखो एमटीबी। एमटीबी इसका फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों सेम नाम है, बस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु लिख देना हिंदी में, बाकी सेम नाम है बेटा, ठीक है, बाकी सेम नाम है इसका। अब जब हम बात करते हैं इस टीबी की, ये पैथोजन है, ये आएगा हमारे बॉडी में, बीमारी होगी इससे, ये अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा। किसके थ्रू आएगा, ये आएगा वेक्टर के थ्रू। अब इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है बच्चों, ये कैसे भी आ सकते हैं। ये बैक्टीरिया एयरबोर्न बैक्टीरिया होते हैं, और एयरबोर्न का मतलब समझते हो, ये हवा में रहते हैं, और जो हवा में आ जाए तो भैया आप सांस लेना थोड़ी बंद कर देंगे, लेकिन जनरली उसी एयर में रहते हैं जहां पर कोई टीबी वाला पेशेंट होता है। इसलिए तो आपने देखा होगा बेटा कि जब कभी भी आप टीबी वाले पेशेंट से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो इनका अलग से एक वार्ड, अलग से कमरा बना रखा है इनका, और जो जाता है वो मास्क लगा के और हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के जाता है। बिकॉज टीबी वाला बैक्टीरिया, अगर जिस इंसान ने कहीं खांसा है, खांसने से उसकी ड्रॉपलेट बाहर निकली, छींका है, छींकने से उसके चारों तरफ की जो एयर है उसमें टीबी वाले बैक्टीरिया ज्यादा है, बिकॉज ये ड्रॉपलेट के थ्रू भी फैल सकता है। ड्रॉपलेट समझते हो, मतलब जो छींकना खांसने के समय आपके जो सलाइवा की ड्रॉप्स निकलती हैं, जो लार की ड्रॉप्स निकलती हैं, उसमें भी ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये सलाइवा के थ्रू फैल सकता है। अगर आपने उस इंसान का जूठा पानी पिया तो पानी में भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं। अगर आपने उसका जूठा खाना खा लिया
फूड वगैरह ले लिया उसका जूठा हुआ, या उसका हाथ लगा हुआ, या फिर कुछ भी आप समझ सकते हो, मतलब उसके आसपास के रखी हुई चीजें हैं, तो ये वहां से फैल सकता है। या वहां की कोई मिट्टी विट्टी है, उस मिट्टी में भी ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। जब मैंने एयर लिख दिया तो आप समझ जाओ बेटा हर जगह से हो सकते हैं, इसलिए तो खतरनाक है। जो बीमारी हवा से फैलने लग गई फिर तो जीना ही खराब हो जाएगा। कोरोना वायरस है, भगवान ना करे ऐसा हो, वैसे तो हमारा पीछा छूट गया है ऑलमोस्ट कोरोना वायरस से, लेकिन पता नहीं अभी चाइना में फिर से वापस आ रहा, सुनने में यही आ रहा। मैंने न्यूज में भी देखा था, ऐसा नहीं है न्यूज फेक हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही गई ना। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कि जो अगर कोरोना वायरस हवा में होता तो मर चुके होते अभी, हम सब खत्म हो चुके होता। अब हवा तो हर कोई, सांस तो हर कोई लेगा ना, ठीक है। तो इसका वेक्टर ये सब हो गया। अब बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं। ये बैक्टीरिया बेटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आते हैं और आकर सबसे पहले जाते हैं आपके लंग्स के पास, फेफड़ों के पास जाते हैं। 2 फेफड़े हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों में जाएंगे और जाकर क्या करेंगे, तो रुकिए हम आपको दिखाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वाला मैंने इमेज लगाया है क्या, है क्या ट्यूबरक्लोसिस? नहीं, ये तो प्लेग वाली है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ जाकर क्या करेंगे। सबसे पहले इसके सिम्टम्स लिखो इस बीमारी के। जैसे ही आपके फेफड़ों में गए, फेफड़ों का मतलब आपके फुफ्फुस में, फेफड़ों में, लंग्स में, इसके लक्षण क्या आएंगे, इंसान के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, जिन सिम्टम्स के बिहाफ पे डॉक्टर कहता है कि आपको टीबी हो सकता है। कोल्ड, जुकाम रहेगा, कफ, खांसी रहेगी, उसके अलावा उसको ठंड सी भी लगेगी, चिल्स पड़ेंगे, उन्हें ठंड वगैरह लगेगी। और अगर बहुत ज्यादा दिनों से किसी को टीबी है तो उस इंसान का क्या होगा, जब वो खांसेगा तो खांसने में उसे ब्लीडिंग आ जाएगी। ब्लीडिंग का मतलब है जब खांसा तो उससे ब्लीडिंग, उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा, खून आ जाता है उसके खांसने में। जो उसने कफ गिराया है उसके अंदर क्या आ जाता है आपका, आप बताओगे, उसके अंदर खून वगैरह आने लग जाता है। तो आप बोलते हो मुझे खून की उल्टी हो गई है, उल्टी नहीं है, वो खांसने वासने में खून आ गया है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर कहेगा भैया ये सिम्टम्स हैं, तो इससे आपके ब्लड का सैंपल लेगा और ब्लड का सैंपल लेकर आपके ब्लड के लैब में जाएगा सैंपल, और उसमें देख लिया जाएगा कि उस जो सैंपल ब्लड का आया है उसमें ये बैक्टीरिया है या नहीं है, ठीक है। चलो, इसके अलावा इंसान को बुखार भी हो सकता है, लिख लीजिएगा, फीवर भी हो सकता है, बुखार भी रहेगा इंसान को। और साथ में ना अगर ये बैक्टीरिया लंग से उल्टे ब्रेन की तरफ चले गए हैं तो भाई साहब ये ब्रेन वगैरह को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जब इंसान में दिखेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपके खून का सैंपल लेगा और ब्लड से ही टीबी की जांच हो जाती है। खून लेगा और खून को लैब में भेजकर उसमें पूरा डिटरमाइन करेंगे कि बैक्टीरिया है या नहीं है, और हुए तो आपको बता देंगे क्या हो गया, आपको टीबी हो गया। अब बच्चों टीबी की 2 स्टेज होती है, एक तो है इसकी प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज में ये सब होगा। सेकेंडरी स्टेज का मतलब है टीबी आपको क्रोनिक हो गया। क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालीन अवस्था वाली बीमारी, बहुत दिनों तक टीबी आपको कम से कम 1.5-2 साल से टीबी है। अब क्या होगा, ये टीबी वाले बैक्टीरिया आपके फेफड़े में पहुंचकर, हमारे फेफड़ों के चारों तरफ ऐसे एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है हमारे फेफड़ों के चारों तरफ? एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली लगी हुई होती है जिसे बोलते हैं प्लूरा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लूरा किस ऑर्गन की मेम्ब्रेन है, किस ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लूरा? तो आप क्या लिखोगे, प्लूरा हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जो आपके टीबी वाले बैक्टीरिया हैं ये आएंगे और इस प्लूरा को नष्ट कर देंगे, इसे डैमेज कर देंगे। अब बच्चों आप खुद सोचो कि ये मेम्ब्रेन आपके लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, यही खा गए। जब टीबी वाले बैक्टीरिया कभी एक्सरे वगैरह देखना, आप पता है कैसे दिखेगा आपको एक्सरे? उसका ऐसा एक्सरे दिखेगा कि इतनी सी मेम्ब्रेन बची है, इतनी सी मेम्ब्रेन बची है आपके फेफड़ों के बाहर, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, है ना। तो लंग्स की मेम्ब्रेन को खराब कर देते हैं। और जब आपके फेफड़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली मेम्ब्रेन ही नहीं बची तब आपके फेफड़ों में कुछ बीमारी हो सकती है। फिर धीरे धीरे ये आपके फेफड़ों के अंदर आएंगे और फेफड़ों को गला देंगे एकदम, और अंदर ही अंदर खत्म कर देंगे। जब इंसान सांस लेगा तो उसके चेस्ट वाले पार्ट में बहुत दर्द होगा, सांस प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उसको सांसें छोटी छोटी आने लग जाएंगी,
टूट टूट कर सांसें आने लग जाएंगी। फिर धीरे धीरे उस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उस इंसान को किसी दिन ऑक्सीजन लेवल की कमी डिक्रीज होने की वजह से उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए तो खतरनाक बीमारी है। अब बताओ कि लंग्स किस सिस्टम का पार्ट होते हैं? लंग्स होते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। तो ये बीमारी मेनली किसको इफेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। इस बीमारी में आपका श्वसन तंत्र है वही खराब हो जाता है, और वो बीमारी जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो भाई वो बीमारी तो आपको लेकर ही जाएगी। जैसे कोरोना है, कोरोना में भी क्या होता है? लंग्स में इंफेक्शन होता है। कोरोना वाला वायरस भी आकर क्या करता है? लंग्स को खत्म करता है। तो वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतने इसलिए तो इतनी खराब बीमारी है टीबी भी। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर अगर पता लग जाता है तो डॉक्टर इसके लिए बहुत सारी क्या देते हैं? आप बताओगे बेटा, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी हैवी ड्रग देकर इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन घबराना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके लिए वैक्सीन बना हुआ है, इसके लिए टीका बना हुआ है, और हर बच्चे को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर इस बीमारी का टीका लगा दिया जाता है। और इसका जो टीका लगता है उसका नाम होता है BCG। BCG वैक्सीन है इसके लिए, इसलिए तो इतना कम है ना, इसलिए तो कम है। और BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिले कैलुमेट ग्यूरिन। बैसिले कैलुमेट ग्यूरिन, ये एक टीका लगता है। कब लगता है? तो बच्चे के जन्म के बाद जो सबसे पहला टीका लगता है 24 घंटे के अंदर, वो BCG का ही टीका लगता है। अब जिसने नहीं लगवाया उसको ज्यादा बीमारी होने के चांसेस हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चे को सबसे पहले जन्म लेने के बाद तुरंत बाद कौन 1-2 घंटे के बाद लगा देना चाहिए। कौन सा टीका 24 घंटे के अंदर? BCG का टीका। BCG का टीका किस बीमारी से बचने के लिए? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी से बचने के लिए। ये हो गया। अब इसीलिए तो इतने घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर टीका नहीं आता तो क्या होता? और याद रखिएगा, टीबी इज ए हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब है अगर आप टीबी वाले इंसान के बगल में बैठे और उसने छींक दिया, खांस दिया, उसका जूठा खाना पी लिया, खा लिया, पानी पी लिया, तो भैया आपको भी हो जाएगा। तो यह एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैम हम जिस इंसान को टीबी है और वो ऊपर से एक दिन में 2 बीड़ी 4 बीड़ी सिगरेट भी पी रहा है, फेफड़े तो पहले ही खराब है, वो और क्यों खराब कर रहे हो उससे? सिगरेट का धुआं, उसका तंबाकू, उसका टोबैको, उसका लार और ये जो उसका टार, ये सब कुछ क्यों फेफड़ों के अंदर जमा रहे हो? पहले तुम्हारे बहुत हेल्दी है क्या फेफड़े, जो और तुम बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी के और उसे खराब कर रहे हो? ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा, ये है टीबी। बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन हम लोग इसलिए बचे हुए हैं इससे क्योंकि बेटा हमें वैक्सीन लग जाता है। इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे लोग बनो, जागरूक लोग बनो। जब भी आपके घर में कोई बच्चा होता है तो जरूरी नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो महंगा लगता है, सरकारी हॉस्पिटल से लगवा लीजिए BCG का टीका। सबसे पहले बच्चे को BCG का टीका लगवाइए, नहीं तो इन फ्यूचर अगर आपका बच्चा बड़ा हुआ तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टीबी, पहला बीमारी। दूसरी बीमारी, ओ टाइम हो गया, ठीक है। BCG का टीका जन्म से पहले नहीं दे सकते BCG का टीका, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में। कल सारी बैक्टीरियल कर लेंगे और वायरस वाली स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। और अगर आपको कॉन्टिन्यूअसली 1 सप्ताह से ज्यादा खांसी है, खांसी सबसे बड़ा मेन सिम्टम होता है टीबी का। पहले अमिताभ बच्चन जी एक एडवर्टाइजमेंट करते थे कि अगर आपको 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी है तो आपको टीबी है, जाके चेक करवाइए। अब तो सरकार ने 1 सप्ताह कर दिया है कि अगर 1 सप्ताह से आपको रेगुलर खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टीबी के सिम्टम हो सकते हैं। तो जाकर एक बार अपने खून का सैंपल देकर आइए, आपको टीबी तो नहीं है। तो अगर आपको 1 वीक से ज्यादा, मतलब 7 दिन से ज्यादा लगातार खांसी है तो आपको टीबी हो सकता है। ये आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे। पहले 2 सप्ताह थे, लेकिन अब 1 सप्ताह कर दिया है ना। चलो,
हाँ, बच्चे को जन्म के बाद बीसीजी का टीका सबसे पहला टीका लगाया जाता है, बिल्कुल सही है रोहित राजकुमार जी। माइको का क्या मतलब, मतलब जाती है बैक्टीरिया की माइकोबैक्टीरियम, और कुछ मतलब नहीं है माइको का। ठीक है, सारी बीमारी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। सारी बीमारियां, जब पूरी बीमारियां हो जाएंगी ना, ये वाली, विटामिन वाली, हार्मोन वाली मिलाकर कम से कम 300-400 बीमारियां पढ़ा देती हूँ मैं क्लास में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं डॉक्टर हूं बस। हाँ, सिफिलिस जेनेटिक्स नहीं होता है बेटा, वो मेरे मुंह से गलत निकल गया। सिफिलिस जेनेटिक नहीं है, एसटीडी, एसटीडी को ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है सिफिलिस, वो गलती से निकल गया मुंह से, मैंने फिर मैं ठीक भी तो कर दिया उसे। हाँ जी सत्याजीत, पहले खुली थी लेकिन फिर लॉकडाउन वगैरह की वजह से बंद कर दिया गया बेटा। फेफड़ों में पानी, टीबी में फेफड़ों में पानी नहीं पड़ता है, फेफड़ों में पानी पड़ता है न्यूमोनिया में, न्यूमोनिया में। कुमार सत्यम, थैंक यू। एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी के बारे में बात बताएंगे आपको। एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है अब? चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे, सेम टाइम सेम जगह। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम बैक्टीरियल कंप्लीट कर लेंगे, वायरस स्टार्ट कर देंगे। वायरस की ज्यादा है और वायरस वाली ज्यादा एग्जाम में, ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया वाली भी आती है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।